अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 29 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर करेंगे। हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं चैप्टर 3। अब आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 29 ये पहला पार्ट है। इसमें हर एक आर्टिकल एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। हर आर्टिकल एक ही फैक्ट के बारे में बता रहा है कि वो रेलेवेंट कब कब होगा। इसके बाद इस जो दूसरे पार्ट में आएंगे इस चैप्टर में आर्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ मिक्स अप होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे एडमिशन के आर्टिकल्स हैं, कन्फेशन के आर्टिकल्स हैं जो बाद में इसके बाद आ रहे हैं। बट यहाँ तक 18 टू 29 हर आर्टिकल इंडिपेंडेंट है। आज हम 27 टू 29 करते हैं। पार्ट 1 इसका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हेडिंग है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। बेसिकली इस आर्टिकल में दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, अब ये इसकी बेर एक्ट की रीडिंग अगर देखें, फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। पहली बात, स्टेट ऑफ माइंड। देखें मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है किसी दूसरे बंदे को पता नहीं हो सकता। सेम लाइक कोई अगर एक एक्ट कमिट किया गया है जो कि एक ऑफेंस है, अब उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या उसको नॉलेज था, क्या वो जब एक्ट किया गया तो वो नेग्लिजेंट एक्ट था। सो कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे हो कि स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या वो पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे अंडर आर्टिकल 27। अब इसमें आगे अब दोबारा अगर इसको देखें, फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, कि उसकी नीयत क्या थी, नॉलेज क्या उसको नॉलेज था, गुड फेथ, नेग्लिजेंस क्या उसमें उसकी कोई नेग्लिजेंस थी, रैशनेस थी, इल विल थी, गुड विल थी टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। सो क्लियर कट यहाँ पे बता दिया गया कि स्टेट ऑफ माइंड में कौन कौन सी बातें इंक्लूड हैं। अब इसमें इंटेंशन है, नॉलेज है, गुड फेथ है, नेग्लिजेंस है, रैशनेस, इल विल और गुड विल। कोई भी फैक्ट्स इनको अगर बता रहे हैं तो इसका मतलब कि उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड को वो बता रहे हैं और ये सारे रेलेवेंट होंगे। अगर ए ने बी का मर्डर किया है तो इसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या उसने इससे पहले भी उसको मारने की कोशिश की थी। फॉर इंस्टेंस उसने एक दफ़ा उस पर अटैक किया, बी बच गया, दूसरी दफ़ा अटैक किया, फिर तीसरी दफ़ा अटैक किया और वो कामयाब हो गया और बी का मर्डर हो गया। अब यहाँ पे उसने जो पीछे एक्ट्स किए हैं उसी बी को मारने के, वो उसकी इंटेंशन को शो कर रहे हैं। दूसरी बात, नॉलेज पे आ जाए तो अगर नॉलेज किसी बंदे के पास अगर स्टोलन गुड्स में उसके पास से मिले हैं तो क्या उसको नॉलेज था। अब इसको कैसे साबित करेंगे, अब उसके पास कुछ और उस वक्त जब उसको उसको अरेस्ट किया गया तो उसके पास से और भी प्रॉपर्टी कुछ रिकवर हुई है जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे इस बात का यहाँ से ये फैक्ट इस्टेब्लिश होता है कि इसको इसके नॉलेज में था कि इसने इसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है। सो ये सारी बातें क्या कर रही हैं, उसके स्टेट ऑफ माइंड को इस्टेब्लिश कर रही हैं। उसके उसके उस कमीशन ऑफ जो एक्ट उसने किया है कि वो ऑफेंस अगर उससे कमिट हुआ है तो उसके पीछे उसको पता था, उसकी इंटेंशन थी, क्या वो एक्ट नेग्लिजेंटली उसने किया है, क्या उसके पीछे उसकी मेलाफाइडी थी, बुरी इंटेंशन थी, या बोनाफाइडी उसने किया है, गुड फेथ में किया था, उसको लगता था ये एक्ट ठीक है बट वो इनफैक्ट वो ठीक नहीं था। फॉर इंस्टेंस जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो ऑपरेट करते हैं किसी को और अगर वो पेशेंट की डेथ हो जाए तो उन्होंने तो गुड फेथ में ही वो किया होता है उसका ऑपरेशन। बट अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने अपने पेशेंट का मर्डर कर दिया। अब उसमें अगर नेग्लिजेंटली उसने किया है, एक दिन में एक ऑपरेशन किया फिर दूसरा किया, अब वो अगर नेग्लिजेंटली वो सारे कर रहा था, सारे उसके पेशेंट एक दिन में डेथ होगी उनकी, तो यहाँ से उसका नेग्लिजेंस उस एक्ट में प्रूव हो रही है। सो एनी हाउ पहली बात तो क्लियर कट यहाँ पे आर्टिकल 27 में कर दी है कि जो भी फैक्ट्स किसी स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हों वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट होंगे। दूसरी बात,
और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। पहली बात थी स्टेट ऑफ माइंड, दूसरी बात है स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो अगर किसी ने किसी को हेल्दी बंदा था और उसको अगर आपने पॉइज़न दिया है, पॉइज़न देने के बाद उसकी बॉडी की क्या फीलिंग थी, उनमें क्या पेन्स वगैरह हुई हैं, वो अगर ख़ुद बता रहा है तो वो रेलेवेंट होगा। उससे उस जहर देने से पहले उसकी बॉडी कैसी थी, हेल्दी था, सेहतमंद था, बाद में वो बीमार रहना शुरू हो गया। सो ये सारी जो उसकी बॉडी की स्टेट ऑफ बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे हैं फैक्ट्स, ये सारे भी रेलेवेंट है आर्टिकल 27 में। या ये दो बातों से रिलेटेड कहा गया, आर रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज़ एन इशू और रेलिवेंट। वही बात आ गई कि अगर तो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग इन क्वेश्चन है तो ये सारे फैक्ट्स, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका नॉलेज क्या था, उस गुड फेथ में किया गया, इल विल में किया गया, ये सारे उसके स्टेट ऑफ माइंड के रिलेटेड रेलेवेंट होंगे। प्लस उसकी अगर बॉडी या बॉडीली फीलिंग उसकी इन क्वेश्चन है तो वहाँ पे वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो उसको उसकी बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अब इसमें फर्दर दो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड must show that state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। पहली बात, अब यहाँ पे ये बड़ी समझने वाली बात है कि वो कह रहे हैं जो आप यहाँ पे फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट वो होंगे जो कि उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड ही उसकी स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे होंगे, जनरली नहीं बता रहे होंगे। अब इसके एग्जांपल लेकर चलते हैं। ए ने बी को मर्डर किया, ये अब यहाँ पे ए ने इससे पहले भी बी पे कई दफ़ा अटैक किया, कल किया, फिर परसों किया, वो बचता रहा, आज उसको वो कामयाब हो गया और बी की डेथ होगी। अब उसने जो कल अटैक किया, जो परसों अटैक किया, जो 3 दिन पहले उसने ए ने बी पे अटैक किया, वो सारे रेलेवेंट होंगे। बट ए ने अब ये पर्टिकुलर उसी एक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। बट अगर उस यहाँ पे ये कहा जाए कि ए ने इससे पहले सी को भी मारा है, डी को भी मारा है, ई को भी मारा है, तो वो अंडर आर्टिकल 27 रेलेवेंट नहीं होंगे। इस एक्सप्लेनेशन में कहा है कि जब स्टेट ऑफ माइंड जिस एक्ट से रिलेटेड हो उसी से रिलेटेड आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि कौन सी स्टेट ऑफ माइंड को उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ए का बी को मारना और उसने उससे पहले उस पर अटैक किए, सो ये उसी मैटर से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को मारा है, वहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी नीयत को अगर आपने इस्टेब्लिश करना है तो ये रेलेवेंट होगा। बट ये रेलेवेंट नहीं होगा कि ए ने इससे पहले बी सी को भी मारा है, डी को भी मारा है, ई को भी मारा है। जनरल बात नहीं होगी, उसी एक्ट से रिलेटेड होगी। एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया। एक्सप्लेनेशन 2 वो इसकी कंटिन्यूएशन ही है। बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय दिस अक्यूज्ड of an offense is relevant within the meaning of this article, the previous conviction of such person shall also be relevant fact। इस explanation 2 में अब ये कहा गया है कि एक्सप्लेनेशन 1 में तो कहा कि जनरल नहीं होना, पर्टिकुलर होना है। एक्सप्लेनेशन बी में कहा है कि बट जब वो ट्रायल चलेगा तो उसकी अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शंस हैं तो वो रेलेवेंट हो जाएंगी। अब ये ए ने बी को मारा, ये ट्रायल चल रहा है। ए ने इससे पहले सी को मारा था, डी को मारा था, ई को मारा था, और उसमें अगर उसको कन्विक्शन हुई होंगी, उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सज़ा दी होगी, तो वो रेलेवेंट होंगी यहाँ पे। इसलिए कि ऑब्वियसली कोर्ट ने अगर क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी डिटरमिन करना है तो प्रीवियस कन्विक्शंस को भी देखा जाता है। अब यहाँ पे करैक्टर की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रीवियस कन्विक्शंस की बात हो रही है। करैक्टर बाद में आएगा, वो कैसे रेलेवेंट होना है वो बाद वाले आर्टिकल्स में बताया। आर्टिकल 27 की हद तक एक्सप्लेनेशन 1 में कि पर्टिकुलरली उस एक्ट से रिलेटेड स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाएगा,
और दूसरा उसकी प्रीवियस कन्विक्शंस को भी देखा जाएगा, वो रेलेवेंट होंगी सिर्फ, लेकिन उसको उसकी इन्हांस करने के लिए सेंटेंस को, उसके लिए क्वांटम ऑफ सेंटेंस को डिटरमिन करने के लिए वो देखा जाएगा। अब ये 27 क्लियर कट सा है, सिंपल सा है। इसमें स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, उनसे उनको जो भी फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं या उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो सारे रेलिवेंट हो जाते हैं। अब अगर इसकी एक दो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस देख लें जो दी हुई हैं। इलस्ट्रेशन ए is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant. अगर एक बंदे पे एलिगेशन ये है कि उसके पास से स्टोलन गुड्स जो हैं वो रिकवर हुई हैं, उस पे एलिगेशन भी ये है कि वो स्टोलन गुड्स खरीदता है फिर उनको बेचता है। अब यहाँ पे उसके पास से अगर उसी वक्त पे कुछ और स्टोलन गुड्स भी मिली हैं, तो इसका मतलब है उसको उसके पास नॉलेज था। ये फैक्टर रेलेवेंट होगा कि उससे कुछ और भी स्टोलन गुड्स रिकवर हुई हैं, ये उसके नॉलेज को बता रहा है, ये स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बाय पब्लिशिंग एन imputation intended to harm the reputation of B. ए पे एक केस चल रहा है कि उसने बी को डीफेम करने के लिए कुछ पब्लिश की हैं स्टेटमेंट्स वगैरह। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशंस बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी इज़ रेलेवेंट। अब इसमें ए ने इससे पहले भी बी के अगेंस्ट बहुत दफ़ा कुछ उनकी कोई इल विल थी, कोई आपस में दुश्मनी चल रही थी, कोई नोक झोंक थी, इस वजह से उसने पहले भी पब्लिश की थी इस किस्म की उसकी रिप्यूट को डैमेज करने के लिए पब्लिकेशंस। तो ये सारी रेलेवेंट होंगी, ये यहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड को बता रही हैं, ये उसकी इंटेंशन को बता रही हैं, ये उसकी इल विल को बता रही हैं। तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, ये स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देख लें। इलस्ट्रेशन आई है, L. The question is whether A's death was caused by poison. Statements made by A during his illness as to his symptoms are relevant facts. अब एलिगेशन ये है कि क्या ए ने बी को पॉइज़न दिया है। अब जब तक वो ज़िंदा था उसने उसकी वो अगर ए किसी को बता रहा है कि जी मेरी बॉडी की अब ये फीलिंग है, यहाँ पे ये सिम्टम्स हैं, तो ये सारे सिम्टम्स वो जो ए बता रहा है उसकी बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड वो सारे रेलेवेंट होंगे, वो ये इस्टेब्लिश करेंगे कि उसको पॉइज़न दिया गया था। सो नेक्स्ट एक और अगर देख लें एक्सप्लेनेशन, ए ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए पे ये एलिगेशन है कि उसने बी को शूट किया है। The fact that A on an other occasion shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. इससे पहले भी A ने B पे शूट किया था लेकिन वो मिस कर गया। हम पहले भी ऑलमोस्ट इस किस्म की एग्जांपल को कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि इससे पहले भी उसने उसको शूट करने की कोशिश की थी। ये सारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे, ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे होंगे, उसमें वो इसकी इंटेंशन को इस्टेब्लिश कर रहे होंगे कि ये उस ए बी को मारना चाहता था। तो आर्टिकल 27 सिंपल सा है, दो ही बातें हैं, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी फैक्ट्स होंगे वो सब के सब आर्टिकल 27 में रेलेवेंट होंगे। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 28, फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब ये बड़ा एक मज़ेदार सा आर्टिकल है। वेयर देर इज़ अ क्वेश्चन ईदर एन एक्ट वॉज एक्सीडेंटल or intentional or done with particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. देखें, जो हमने लास्ट आर्टिकल 27 किया था उसमें जो एक्सप्लेनेशन 1 थी उसमें क्लियर कट ये मेंशन कर दिया गया था कि अगर पर्टिकुलरली उसी एक्ट से जो क्वेश्चन में है
जिसके रिगार्डिंग उसका ट्रायल हो रहा है, वो ही स्टेट ऑफ माइंड के रेलेवेंट फैक्ट्स गिने जाएंगे जो उस एक्ट से रिलेटेड है, अदरवाइज़ नहीं। जैसे एग्जांपल था कि ए ने बी को मारा, बी पे उसने पहले भी ट्राई की, लेकिन उसने सी डी ई को मारा, ये रेलेवेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे आर्टिकल 28 में उसने ये कह दिया है कि अगर क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्ट एक्सीडेंटली किया गया है या उसमें उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व थी, तो इसमें जितने भी फैक्ट्स, जितने भी एक्ट्स इस किस्म के प्रीवियसली उस पर्सन की तरफ से किए गए हैं वो सारे रेलेवेंट होंगे। यानी ये जनरल भी उसको इंक्लूड कर रहा है, बट क्वेश्चन यहाँ पे मस्ट बी बिफोर द कोर्ट्स ये होना चाहिए कि क्या एक्सीडेंटली किया गया था या इंटेंशनली किया गया था। अब अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो वहाँ से बात क्लियर होगी। A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured। अब यहाँ पे ए का एक घर था, उसने उसकी इंश्योरेंस करवाई थी, उसके बाद उस घर को आग लग गई, फिर उसने उसका क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लिए। इससे पहले उसने उसका एक और घर था, उसको भी इसी तरह आग लगी, फिर उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए। उससे पहले भी एक और उसका घर था, उसको आग लग गई, फिर उसने इंश्योरेंस क्लेम की तो पैसे लिए। अब जब तीसरी दफ़ा उसने ये घर को आग लगी उसके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कोर्ट में आ गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जी इसका हर दफ़ा इसके घर को आग लगनी होती है। अब यहाँ पे जो ये पीछे उसके घरों को आग लग रही है वो क्यों लग रही थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि क्या ये एक्सीडेंटल था या उसने इंटेंशनली घर को आग लगाई। तो ये सारे फैक्ट्स जो कि पिछले घरों को उसके को आग लगी थी और उसने इंश्योरेंस ली थी वो सारे रेलेवेंट होंगे अंडर आर्टिकल 28। दो अब ये जो पीछे उसके घरों को आग लगी है उनका इस मैटर से रिलेटेड तो कोई लेना देना नहीं है कि 20A जो उसके अब उसके घर को आग लगी है। आर्टिकल 27 में तो वो रेलिवेंट नहीं होने थे, बट आर्टिकल 28 में जब एक्सीडेंटल का क्वेश्चन आएगा तो उस किस्म के जितने भी उसने पीछे एक्ट्स किए होंगे वो सारे रेलेवेंट हो जाएंगे। सिर्फ कोर्ट ने ये डिटरमिन जब करना हो कि क्या ये एक्ट वाकई एक्सीडेंटल है या इसने इंटेंशनली इस काम को किया है। अब इसकी एक और एग्जांपल है, A is accused of fraudulently delivering B to B a counterfeit rupees। A ने B को fraudulently धोखा दे के जाली नोट दे दिए, ये क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज़ वेदर द डिलीवरी ऑफ रुपी वॉज एक्सीडेंटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसको पता नहीं था, उसने एक्सीडेंटली उसको किसी ने दिया, उसने आगे दे दिया, या इंटेंशनली उसने दिया है। अब ये एक्सीडेंटल का क्वेश्चन आ गया। द फैक्ट दैट सून बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी टू बी A delivered counterfeit rupees to C, D and E are relevant as showing the delivery to B was not accidental। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि क्या उसने एक्सीडेंटली दे दिया है ये काउंटरफीट जाली नोट B को, तो इससे पहले A ने C, D को भी जाली नोट दिए या इसके फ़ौरन बाद EFG को भी उसने जाली नोट दिए, ये सारे रेलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि अब ये देखें आर्टिकल 27 में ये रेलेवेंट नहीं हो रहे, लेकिन आर्टिकल 28 में रेलेवेंट हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन उसका ये राइज हो रहा है कि एक्सीडेंटली दिए हैं या इंटेंशनली दिए। आर्टिकल 28 वेरी क्लियर कि जहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या इसने ये एक्ट एक्सीडेंटली किया है या इंटेंशनली किया है, तो उसके जो से प्रीवियस इस किस्म के एक्ट्स होते हैं जो एक सीरीज़ को फॉर्म करते हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हो जाते हैं। आई होप आर्टिकल 28 भी अब क्लियर होगा। एंड द लास्ट आर्टिकल 29 इस पार्ट का, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस यानी जो नेचुरली काम किए जाते हैं किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सारे रेलेवेंट होते हैं। व्हेन देयर इज़ ए क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, क्वेश्चन ये है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट किया गया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज़ रेलिवेंट फैक्ट, कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि नेचुरली किया जाना था वो इस मसले में रेलेवेंट हो जाएगा, इस फैक्ट को क्लियर करेगा कि ये एक्ट किया गया था। अब इसको एग्जांपल से अगर समझें, द क्वेश्चन इज़ वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। अब ये फॉर इंस्टेंस ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट था,
एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो रिटन फॉर्म में था। उसके बाद ए ने बी को एक और लेटर सेंड किया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अब ए ने वो लेटर भी सेम वे डिस्पैच किया। अब बी कहता है कि मुझे ए वाला लेटर तो मिला था जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी दूसरा लेटर नहीं मिला जिसमें ये लिखा गया था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ए ने रिवोक कर दिया। अब यहाँ पे बी कह रहा है कि मुझे ये वाला नहीं इनका लेटर मिला, पहले वाला मिल गया था। अब क्वेश्चन तो राइज हो गया, द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन सर्टन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड ऑल दैट पर्टिकुलर लेटर्स वाज पुट इन द दैट प्लेस आर रेलिवेंट। के अब वो ये शो करता है कि जो लेटर्स किसी को भी इस कंपनी की तरफ से एक ही भेजे जाते हैं, वो किसी ख़ास जगह पे रखे जाते हैं, किसी ख़ास कोरियर कंपनी को वो पहुंचाए जाते हैं। और कोरियर कंपनी को जब वो पहुंचाए जाते हैं तो इसका मतलब प्रिजम्पशन तो यही होगी ना कि वो बी तक पहुंच गया है। तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि कोर्स ऑफ बिज़नेस में कोर्स ऑफ बिज़नेस को शो कर रहे हो, वो सारे रेलेवेंट होंगे। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लें एक और, कि हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, अब वो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम मानते हैं कि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली उसने इलेक्शन लड़ा होगा, इलेक्शन लड़ने के बाद ऑब्वियसली उसने ओथ लिया होगा, और ओथ लेने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बना है। अब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये सारे काम हुए होंगे, इसके बगैर कोई भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। सेम वे कोर्स ऑफ बिज़नेस का मतलब ये है कि जब किसी कोई ऐसे फैक्ट्स जो ऑर्डिनरीली किए जाते हैं और समझे जाते हैं कि हो गए, हमने एक लेटर जाके अगर टीसीएस को दे दिया है तो हमें पता है कि टीसीएस वाले अब इस लेटर को दूसरे तक पहुंचाएंगे, वहाँ से रिटर्न भी लेंगे। ये अंडरस्टूड बात है, ये होता है कोर्स ऑफ बिज़नेस के वो काम होने ही होने हैं, उसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन यही होती है कि ये काम हो गया, अनटिल एंड अनलेस वो प्रूव कर दिया जाए कि ये काम होना था बट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आर्टिकल 29 में क्लियर कट बताया कि कोई भी फैक्ट्स जो कोर्स ऑफ बिज़नेस में किए जाते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। अगर बी यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, बी ने कहा कि मुझे वो लेटर नहीं पहुँचा, तो ए ये बताएगा कि जी हमारी कंपनी में यहाँ पे हम लेटर रखते होते हैं, इस पर्सन के ज़िम्मे होता है कि इसने टीसीएस वालों को पहुँचाना है और टीसीएस वाले फिर आगे लेके जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, ये कोर्स ऑफ बिज़नेस को शो कर रहे हैं कि इसी तरह चलते हैं। सो ये थे जी आर्टिकल 27, 28, 29, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। आर्टिकल 18 to 29 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हर एक आर्टिकल इंडिपेंडेंट है, हर एक आर्टिकल में कोई नई बात है जो पिछले या बाद आने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनसे रेलेवेंट नहीं है। बट अब जो आगे शुरू होंगे रेलेवेंट के, जिसमें एडमिशन आएगा, कन्फेशन आएगा, फिर वो एक्सपर्ट वगैरह आएंगे, वो सारे पूरा उनका पोर्शन है। उनके जो आर्टिकल्स हैं, अब वो आर्टिकल 30 to 36 आई थिंक जाते हैं एडमिशन के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो वो रेलेवेंटली इससे इजी थे। मैंने इस पार्ट की आर्टिकल 18 to 29 की वीडियो सेपरेटली बनाई है इसी वजह से कि हर एक को समझने में आसानी हो कि ये एक अलग ही चीज़ है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।